तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जे प्रोग्राम में पोषण। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। यदि अगर आप इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग यह देखा था कि स्वपोषण एवं परपोषण क्या है। सो आज इस वीडियो में परपोषण के प्रकार के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग परपोषण के बारे में फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखे थे लोग कि परपोषण क्या है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके किसी न किसी रूप में किसी अन्य जीव जंतुओं से या किसी अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं, वैसे जीव को परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, जीवाणु, कवक, विभिन्न प्रकार के अन्य जंतुओं। उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझने के लिए बताते हैं, जैसे कि लड़की, बुरा न माने एवं समझाने के लिए बोल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग परपोषण के बारे में अर्थात कि उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जिसे परपोषण 3 प्रकार के पढ़ते लोग। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषी पोषण। तो शुरू करते हैं मृतजीवी पोषण से यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से। परिभाषा देखने से पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि सेप्रोफाइटिक शब्द देखते लोग। सेप्रोफाइटिक शब्द यह ग्रीक शब्द सेप्रो से बना है जिसका अर्थ अवशोषित करना होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं तथा पोषण की इस प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस मृतजीवी का अर्थात कि मृतजीवी पोषण का हमारे इस प्रकृति में बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि जंतु और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को ये मृतजीवी ही अपघटित करके अर्थात कि उनके शरीर को सड़ा एवं गला करके उन्हें उनके मूल तत्वों में बदलते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उनसे उत्पन्न गैस पुनः वातावरण में अर्थात कि वायुमंडल में मिल जाती है। इन मूल तत्वों को हरे पेड़ पौधे अपने उपयोग में मिट्टी से ग्रहण करके उपयोग कर लेते हैं और यह प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण मृतजीवी को अपघटक के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं परिभाषा की ओर। देखते हैं मृतजीवी पोषण अर्थात कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। कि सेप्रोफाइटिक शब्द सेप्रो से बना है जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ अवशोषण करना होता है। कुछ जीवाणु तथा कवक जो अपने लिए ऊर्जा मृत तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं एवं मृतजीवी पाचक रस से एंजाइम का उपयोग करके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब कि जो मृतजीवी पोषण है इसमें कुछ जीवाणु हो गए, कवक हो गए जो अपने लिए भोजन मृत तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं एवं यह पदार्थ को चूंकि यह पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको पचाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह पाचक एंजाइम अर्थात कि पाचक रस छोड़ते हैं और उसे पुनः पाचन करके अपने शरीर द्वारा उसे अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, फफूंदी आदि विभिन्न प्रकार के ये मृतजीवी प्राणी हैं। आई होप कि आप लोगों को मृतजीवी पोषण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परजीवी पोषण के बारे में। अब देखते हैं परजीवी पोषण के बारे में। अब आगे देखते हैं लोग परजीवी पोषण के बारे में कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। कि पैरासाइट शब्द 2 ग्रीक शब्द पारा और साइटोस के मेल से बना है, जिसमें पारा का अर्थ पास या बगल तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है। अर्थात कि वह पोषण जिसमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी के शरीर के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर बिना उसे मारे उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे जीव परजीवी कहलाता है तथा पोषण की यह प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाता है। बोले परजीवी पोषण क्या है कि वह पोषण अर्थात कि पोषण की वह तरीका जिसमें कोई भी जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी के शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर बिना उसको मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे जीव को परजीवी कहते हैं। और यह जीव पोषण की जिस प्रक्रिया से उससे भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहेंगे। आई होप कि आप लोग परजीवी पोषण के बारे में समझ गए होंगे लोग। यह परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को होस्ट कहते हैं। अर्थात कि जीव जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे जीव यहाँ पर पोषी लिखा गया नहीं, पोषी कहलाता है कि होस्ट कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, टेपकृमि, हुकवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलाटिका, मलेरिया परजीवी ये विभिन्न प्रकार के परजीवी पोषण के प्राणी हैं। आई होप कि आप लोग को परजीवी पोषण समझ में आ गया होगा। फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए परजीवी पोषण क्या है कि यह पोषण का वह तरीका है जिसमें इसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर उसे बिना कष्ट पहुंचाए भोजन प्राप्त करता है, वैसे पोषण को परजीवी पोषण कहेंगे। और यह जीव जो भोजन दूसरे शरीर से प्राप्त करते हैं वैसे जीव को परपोषी कहेंगे, सॉरी परजीवी कहेंगे। अब आगे देखते हैं लोग प्राणी संपोषण के बारे में अर्थात कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। कि होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्द होलो और जोइक के मेल से बना है, जिसमें होलो शब्द का अर्थ पूर्ण या पूरी तरह तथा जोइक शब्द का अर्थ जंतु होता है।
अर्थात इसमें वैसे प्राणी जिसे प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं वैसे जीव को प्राणी संपोषी तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। नहीं समझ में कोई बात नहीं, बोले बाबू कि प्राणी संपोषण क्या है कि वैसे जीव जो अपना भोजन किसी तरल या ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं वैसे जीव को प्राणी संपोषण कहेंगे, जैसे मनुष्य, विभिन्न जानवर। इस प्रकार के पोषण में क्या होगा कि जो भी जीव अपना भोजन प्राप्त करेंगे वह भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं एवं इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तूर कर अर्थात विखंडित करके उसे पाचक एंजाइम अर्थात पाचक रस द्वारा पचाकर उसे छोटे छोटे अणुओं में और बदल के अपने शरीर द्वारा अवशोषित कर देते हैं और अपच भोजन को मल त्याग की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे प्राणी को प्राणी संपोषी प्राणी कहते हैं। तो देख लेते हैं परिभाषा से कि प्राणी संपोषण क्या है कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं वैसे जीव प्राणी संपोषी तथा पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, मेढक, मनुष्य, विभिन्न जानवर आदि। देखते हैं कि यह जीव अपने शरीर के भीतर जटिल कार्बनिक पदार्थ को यानी कि जटिल कार्बनिक भोजन सामग्री को ग्रहण करते हैं तथा भोजन पचने के बाद जीवधारी के कोशिकाओं द्वारा इस भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित जो शेष जो अपच भोजन बच जाता है इस भोजन को मलत्याग की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सभी क्रियाएं प्राणी संपोषी जीव में होता है। आई होप कि आप लोग यह तीनों यानी कि पोषण के तीनों प्रकार में जीव पोषण, परजीवी पोषण एवं प्राणी संपोषी पोषण को ठीक से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पौधों में पोषण के बारे में। अब देखते हैं लोग पौधों में पोषण के बारे में कि पोषण के आधार पर अर्थात कि पौधों को भोजन ग्रहण करने के आधार पर भी पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषी पौधा, दूसरा निर्जीव पौधा, तीसरा परजीवी पौधा। देख लेते हैं स्वपोषी पौधे के बारे में। स्वपोषी पौधा किसी का कि वे पौधा जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं वैसे पौधा को स्वपोषी पौधा कहेंगे। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने की क्षमता होती है अर्थात कि इन पौधों में इनके पत्तियों में क्लोरोफिल बनक उपस्थित होता है। तो देखते हैं परिभाषा से कि स्वपोषी पौधा क्या है कि यह पौधा वह पौधा जो अपना भोजन खुद बना ले वैसे पौधे को स्वपोषी पौधा कहते हैं और इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने की क्षमता होती है। दूसरा देखते हैं निर्जीव पौधा कि कुछ हमारे ब्रह्मांड में यानी कि कुछ हमारे प्रकृति में वैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं वैसे पौधे को निर्जीव पौधा कहेंगे, जैसे गोबर छाता हो गया, मशरूम हो गया, विभिन्न प्रकार के अन्य पौधे। देखते हैं परिभाषा से कि निर्जीव पौधे किसे कहेंगे कि ये पौधा जो अपना भोजन किसी सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं ऐसे पौधे निर्जीव पौधा कहलाते हैं, जैसे गोबर छाता हो गया, मशरूम हो गया। आगे देखते हैं 3 नंबर परजीवी पौधा के बारे में कि परजीवी पौधा का है कि वो पौधा जो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं परजीवी पौधा कहते हैं। कि परजीवी पौधा का है कि कुछ वैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन किसी न किसी दूसरे पौधे पर आश्रित रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल हो गया कि कहीं आप अपने आसपास में कहीं पेड़ पर देखेंगे कि कुछ पूरे लाता आकार के एक पौधा होता है जो पूरे पेड़ पर छाया हुआ होता है वैसे पौधे को परजीवी पौधा कहेंगे, जैसे में अमरबेल हो गया। आई होप कि आप लोगों को यह पौधों में पोषण भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं लोग कुछ प्रपोषण के अन्य प्रकार के बारे में कि देखते हैं कि प्रपोषण के अन्य प्रकार, कि प्रपोषण के कुछ अन्य प्रकार जैसे शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, सर्वाहारी हो गए, इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन के बारे में कि शाकाहारी उसे कहेंगे कि कुछ वैसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन केवल और केवल पेड़ पौधे से बने उत्पाद को ही खाते हैं वैसे जीव को शाकाहारी कहेंगे। अर्थात कि वैसे प्राणी जो केवल पौधे और पौधे से बने उत्पाद को ही खाते हैं ऐसे जीव शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, खरगोश आदि विभिन्न प्रकार के जानवर। दूसरा देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ये शाकाहारी प्राणी पादप भक्षी होते हैं, इसलिए शाकाहारी प्राणी को शाक भक्षी प्राणी भी कहते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है कि शाक भक्षी अर्थात कि शाकाहारी प्राणी किसे कहेंगे, ये कंपटीशन का सवाल पूछा हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लें शाक भक्षी किसे कहेंगे यानी शाकाहारी को कहेंगे। दूसरा देखते हैं मांसाहारी प्राणी को, अर्थात कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन केवल और केवल मांस को ही खाते हैं कि वह किसी दूसरे जीव को ही खाकर उस जीव पर ही आश्रित रहते हैं वैसे प्राणी को मांसाहारी कहेंगे। अर्थात कि मांसाहारी अर्थात कि कैनवेरियस का है कि वैसे प्राणी जो केवल और केवल दूसरे प्राणी के मांस को ही खाते हैं ऐसे प्राणी मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, छिपकली, वाज। ये प्राणी मांस भक्षी कहलाते हैं, अर्थात कि प्राणी केवल और केवल मांस खाते हैं इसलिए इस प्राणी को मांस भक्षी प्राणी भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये दोनों समझ में आ गया होगा, ये कोई खास बात नहीं है, ये सबको पता होता है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर सर्वाहारी प्राणी की ओमनिवेरियस कि वैसे प्राणी जो भोजन के रूप में पौधे के साथ साथ जंतुओं दोनों खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। ऐसे प्राणी को सर्वभक्षी प्राणी भी कहते हैं। सर्वाहारी प्राणी का है कि वे प्राणी जो पौधे के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भी खाते हैं उस प्राणी को सर्वाहारी प्राणी कहेंगे, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ये सब सर्वाहारी प्राणी है। आई होप कि आप लोग को प्रपोषण के अन्य प्रकार भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अर्थात कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सभी पेड़ पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य से आने वाले सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा बनाए गए भोजन यानी कि ग्लूकोज अणु को ऊर्जा के लिए संचित करके पौधे रख लेते हैं तथा ऑक्सीजन एवं जल को विसन की प्रक्रिया द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा अपने पत्तियों में स्थित रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। यानी प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में पौधे उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन एवं जल को निर्मुक्त करते हैं। इस सभी प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखते हैं लोग यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न जो ग्लूकोज अणु है, इस ग्लूकोज अणु को पौधा ऊर्जा के लिए संचित रख लेते हैं यानी कि स्टोर करके रख लेते हैं तथा ऑक्सीजन एवं जल को विसन की क्रिया यानी कि डिफ्यूजन क्रिया द्वारा अपने पत्तियों में स्थित स्टोमाटा यानी कि रंध्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इन सभी क्रियाओं के समूह को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई होप कि आप लोग यह प्रकाश संश्लेषण को समझ गए होंगे। फिर से रिकॉल करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। यानी कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उन सभी क्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि सभी पेड़ पौधे सूर्य से आने वाले सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा अपने द्वारा बनाए गए भोजन यानी कि ग्लूकोज अणु को संचित करके ऊर्जा के रूप में रख लेते हैं और ऑक्सीजन एवं जल को डिफ्यूजन यानी कि विसन की प्रक्रिया द्वारा अपने पत्तियों में स्थित रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, देख लेते हैं लोग कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण के बारे में। अब देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। यानी कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के सहयोग से ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा साथ में ऑक्सीजन एवं जल को निर्मुक्त करते हैं। इस सभी प्रक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम देख लेते लोग, यही हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के स्थान। अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। कि यह प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक पेड़ पौधा के पत्तियों में ही उपस्थित यानी पत्तियों में उपस्थित हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। यह हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट इस पत्तियों के यानी पत्तियों में स्थित पेलिसेड या स्पंजी पेरेन्काइमा में उपस्थित होता है, जिसकी रचना एवं कार्य दोनों ही काफ़ी जटिल होती है। इस हरित लवक यानी कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लोग। तो चलिए देखते हैं लोग परिभाषा से कि देखते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। कि प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है जो पेड़ पौधे के पत्तियों यानी कि पेलिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में पाया जाता है। एवं यह क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक यानी कि पर्णहरित पाया जाता है जिसके अंदर मैग्नीशियम तत्व होता है। तो आई होप कि आप लोग यह प्रकाश संश्लेषण के स्थान को समझ गए होंगे लोग। आगे देखते हैं लोग, यह जो क्लोरोप्लास्ट है अधिकांशतः पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं तथा इस हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो देखते हैं लोग, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है अधिकांशतः पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एवं यह जो हरित लवक है इस हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। आप लोग समझ गए हो कि यह जो हमारा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे के पत्तियों में उपस्थित होती है, जिसके कारण इस पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। एवं इस हरित लवक को यानी क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब समझ लेते हैं लोग कि स्टोमाटा यानी ग्रंथ के बारे में कि पत्तियों की बाहरी सतह पर जो हमारा पत्ती है इस पत्तियों की यानी कि मान लीजिए हमारी पत्ती है, इस पत्ती की इस बाहरी सतह पर किसी एक जगह से कोई थोड़ा सा भाग निकालेंगे तो उसमें उसके अंदर यह स्टोमाटा पाया जाता है। जो स्टोमाटा यानी कि रंध्र काफ़ी विशिष्ट कोशिकाओं की बनी होती है। इस स्टोमाटा के जूम करेंगे यानी कि इसको और फैलाएंगे तो देखेंगे ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में समझते हैं लोग कि यह जो स्टोमाटा यानी कि रंध्र है यह एक प्रकार के पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं हैं। इस स्टोमाटा के अंदर यानी कि एक मध्य में छोटा सा छिद्र पाया जाता है। छिद्र देखिए, इस छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं, जिसकी रक्षा दोनों तरफ से द्वार कोशिका यानी कि जो हमारे चप्पल के आकार की यानी कि पैरामेशियम के आकार को जो रचना दिखाई दे रही है इसे हम बोलेंगे द्वार कोशिका निगार सेल। इसके द्वारा इसे रक्षा किया जाता है तथा यह जो यानी कि हमारा रंध्र छिद्र है यह रंध्र छिद्र स्वतः खुल सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जिसका नियंत्रण यही द्वार कोशिका यानी कि हमारा गार सेल करता है।
आप देख रहे हैं कि इस हमारे द्वार कोशिका यानी कि इस गार्ड सेल के ऊपर, ये गार्ड सेल के ऊपर थोड़ा देखिए यहाँ पर बैलून की आकार की एक संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम लोग वेगस यानी कि राजधानी यानी कि रिक्तिका कहेंगे। तथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक गोलाकार रचना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसे न्यूक्लियस यानी कि नाभि कहते हैं। तथा इस द्वार कोशिकाओं के अंदर की तरफ देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ एक मोटी रचना भित्ति दिखाई दे रही है। इस भित्ति को थिक सेल वाले यानी कि मोटी कोशिका भित्ति कहते हैं, जो पूर्णतः इस रंध्र छिद्र को रक्षा करता है। और इसी द्वार सेल यानी कि जो हमारा द्वार कोशिकाएं हैं, इस द्वार कोशिकाओं के बाहर देखिए, यहाँ बाहर पर एक पतली सी भित्ति दिखाई दे रही है। इस पतली भित्ति दोनों तरफ, इस पतली भित्ति को हम थिन सेल वाले यानी कि पतली कोशिका भित्ति कहते हैं। और इस जो हमारे यहाँ पर इस द्वार कोशिका घेरे हुए चारों बगल जो हमारे यहाँ चप्पल के कार की रचना दिखाई दे रही है, इस रचना को हम लोग एपिडर्मल कोशिका यानी कि एपिडर्मल सेल कहते हैं। और इसी देखिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से रुक जाइए एक मिनट। यहाँ जो हमारा द्वार कोशिका, इस द्वार कोशिका के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब कि छोटे छोटे जीवाणु यानी कि एंजाइम के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में यहाँ रचना दिखाई दे रहा है। यह देखिए रचना, इस रचना को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि यह रंध्र यानी कि स्टोमाटा कार्य कैसे करता है। यह जो हमारा द्वार सेल यानी कि द्वार कोशिकाएं हैं, यह द्वार कोशिकाएं जब जल को अवशोषित करके फूल जाता है, यानी कि यही द्वार कोशिकाएं जब जल को पूरी तरह से अवशोषित करके पूरी तरह से फूल जाता है, तो यह जैसे फूलेगा तो इसके अंदर पाए जाने वाले जो हमारा यह रंध्र छिद्र है, यह भी स्वतः खुल जाता है। यानी कि जब द्वार कोशिका फूलेगा तो यह जो हमारा रंध्र छिद्र है खुलेगा। इसके विपरीत देखिए कि यही जो द्वार कोशिका जब पूरे जल को इससे बाहर रिलीज कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं, तो यह द्वार कोशिका स्वतः सिकुड़ जाती है, यानी पिचक जाती है, जिसके कारण यह जो हमारा रंध्र छिद्र, यहाँ पर जो रंध्र छिद्र है, यह भी स्वतः, यहाँ पर जो रंध्र छिद्र, यह भी स्वतः बंद हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस स्टोमाटा के बारे में समझ गए हो लोग। यह जो हमारा फिगर है, यह हमारा खुला स्टोमाटा यानी कि ओपन स्टोमाटा था, और यह हमारा बंद स्टोमाटा था। तो चलिए अब देखते हैं परिभाषा से। देखते हैं कि पौधे की बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस भाग में यह स्टोमाटा यानी कि रंध्र पाया जाता है, जो ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जिसके मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं। यह छिद्र बंद या खुल सकता है, जिसका नियंत्रण वही देखे थे जो द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल होती है वह करता है। तथा यह रंध्र का खुला एवं बंद होना इस द्वार कोशिकाओं की स्फीति यानी कि तेजी पर निर्भर करता है। इन्हीं द्वार कोशिकाओं के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है, यह पौधों के भीतर विषम की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है। यानी कि हमारे वायुमंडल से पौधे जब CO2 को ग्रहण करते हैं, तो इसी रंध्र छिद्र यानी कि इसी रंध्र द्वारा अपने अंदर विषम की प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कराते हैं। आगे देखते हैं लोग कि पौधों की बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस भाग में यह रंध्र यानी कि स्टोमाटा पाया जाता है, जो ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है, जिसके मध्य में एक छोटे से छिद्र पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर छोटे छोटे लिखा गया है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम रंध्र छिद्र कहते हैं। यह रंध्र छिद्र स्वतः बंद हो सकता है या खुल सकता है, जिसका नियंत्रण द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रंध्र का खुलना या बंद होना इस द्वार कोशिकाओं की स्फीति यानी कि तेजी पर निर्भर करता है। और इन्हीं रंध्र द्वारा यानी कि जो हमारा रंध्र छिद्र है, इसी रंध्र छिद्र के द्वारा हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु यानी कि जब पेड़ पौधा अपना भोजन को तैयार करते हैं, तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसी रंध्र छिद्र के द्वारा इस पौधे के भीतर विषम क्रिया द्वारा पहुंचती है। तो आई होप कि आप लोग इस स्टोमाटा यानी कि रंध्र के बारे में समझ गए हो लोग। तो फिर से खाली रिकॉल कर लेते हैं। देखे हैं लोग कि पौधे के बाहरी भाग में यानी कि एपिडर्मिस भाग में एक रचना पाई थी। इस रचना को हम रंध्र बोलेंगे, नहीं स्टोमाटा बोलेंगे। इस स्टोमाटा के यानी कि हमारा स्टोमाटा है, यह हमारा बंद स्टोमाटा है और यह हमारा खुला स्टोमाटा है। इसी रंध्र के मध्य में एक छोटा सा यहाँ पर देखिए जो छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं, जिसका नियंत्रण इसके दाएं बाएं से घिरे हुए यह द्वार कोशिका यानी कि जो पैरामीशियम के आकार की रचना दिखाई दे रहा है, इस द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह द्वार कोशिकाएं जब जल को अवशोषित करके देखे लोग कैसे कि जो हमारा द्वार कोशिकाएं, यहाँ द्वार कोशिकाएं जब पूरी तरह से जल को अवशोषित करता है, कि जल को पूरी तरह से भर लेगा, तो स्वतः क्या होता है कि फूल जाता है। जैसे यह फूलेगा तो यह हमारा जो रंध्र छिद्र है, यह भी रंध्र छिद्र खुल जाता है, ये भी खुल जाता है। यानी कि जब हमारे यहाँ द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित करके फूलेगा, तो यह हमारा जो रंध्र छिद्र भी खुल जाएगा। इसके विपरीत जब यह द्वार कोशिकाएं सभी जल को बाहर रिलीज कर देते हैं, तो यह जो हमारा रंध्र छिद्र है, यह भी रंध्र छिद्र स्वतः बंद हो जाता है। आई होप कि आप लोग इस रंध्र के बारे में यानी कि स्टोमाटा के बारे में समझ गए लोग। तो आगे देखते हैं लोग। अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक यानी कि कच्ची सामग्री, कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है, इसमें इसके लिए कच्ची सामग्री कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल एवं चौथा सूर्य के प्रकाश। कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके लिए 4 आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ हैं। पहले पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, दूसरा CO2, तीसरा जल एवं चौथा सूर्य के प्रकाश। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इन सभी चारों के बारे में। तो आगे देखते हैं लोग, यानी कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है, इसके लिए आवश्यक घटक। पहले देखते हैं लोग पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के बारे में। कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल,
कि देखते हैं हम लोग कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के यानी कि विभिन्न रंग के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें सभी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है, जिसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पेड़ पौधा को हरा होना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि इस पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इन सभी पौधे का हरा होना उतना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो चलिए समझते हैं लोग परिभाषा से। देखते हैं लोग कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर वर्णक यानी कि पर्णहरित की उपस्थिति, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सभी पेड़ पौधा का हरा होना यानी कि उस पेड़ पौधा का रंग निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लोग कि जो लाल रंग के पौधे हैं और भूरे रंग के पौधे हैं इन दोनों पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें पौधे का रंग होना उतना महत्व नहीं रखता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लोग। अतः इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में केवल क्लोरोफिल यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया यह केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव होती है, इसलिए क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है यह केवल और केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होगा। तो आई होप कि आप लोग क्लोरोफिल को समझ गए लोग। चलिए अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। दूसरों आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड को सभी हरे पेड़ पौधे अपने वातावरण में उपस्थित यानी कि वायुमंडल से प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह हमारे वायुमंडल में लगभग इसकी मात्रा 0.03% मौजूद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसके लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में लगभग 0.03% में मौजूद है, यह कोई खास बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जल के बारे में। अब आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जल के बारे में कि यह जो जल है पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक घटक है, क्योंकि जल के द्वारा ही सभी पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के खनिज लवण प्राप्त करते हैं, यानी कि यह जो पेड़ पौधा है जल के द्वारा ही अपने आप में वृद्धि करते हैं और इसी के कारण यह पेड़ पौधा अधिकांश भोजन को प्राप्त भी करते हैं। इसलिए यह जो जल है पौधे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है। यह जो पेड़ पौधे हैं जल को अपने जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं तथा इसके पौधे में पाए जाने वाले जाइलम यानी जाइलम ऊतक इस जल को पौधे के पूरे भाग यानी कि पौधे के पूरे शरीर में एवं पौधे में पहुंचा देते हैं। यह जो पेड़ पौधे हैं इस जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं लोग परिभाषा से जल कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि जल के कारण ही पौधे में वृद्धि होती है और पौधे भोजन बनाने के लिए जल को जड़ द्वारा ग्रहण करते हैं तथा जाइलम ऊतक द्वारा इस जल को पौधे के विभिन्न भागों एवं पौधे में पहुंचाए जाते हैं। जड़ द्वारा पौधे जल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खनिज लवण का भी अवशोषण करते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि। जलीय पौधे थोड़ा देख रहे जलीय पौधे के बारे में कि जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी एवं खनिज लवण का अवशोषण अपने जड़ के साथ साथ बाहरी हिस्सों से भी कर लेते हैं, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कि जो हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पौधा हो गया या हमारा मान लीजिए कोई पौधा यहाँ पर उसके टहनियाँ हैं और इसके आंतरिक भाग यानी कि यहाँ पर नीचे जड़ की तरफ में जल है। यह जो पौधे हैं जल के साथ साथ यानी जल से तो पानी यानी कि जड़ से भी पानी तो अवशोषित करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह क्या करेंगे कि जहाँ तक इसके टहनियों तक जहाँ तक पानी के लेयर होगा उस पानी के लेयर तक यानी कि टहनियों से भी अवशोषित कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक इस कच्चे सामग्री जल के बारे में। तो चलिए अब आगे देखते हैं लोग सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि सभी हरे जो पेड़ पौधे होते हैं केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं और यह हरे पौधे में पाए जाने वाले हरित लवण में मौजूद पर्णहरित ही सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करते हैं यानी कि अवशोषित करते हैं एवं उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। यानी कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री सूर्य के प्रकाश है, यह सूर्य के प्रकाश है, इसके लिए बहुत ही अनिवार्य घटक है, क्योंकि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं इसी पर यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि शुद्ध करते हैं और इसमें पाए जाने वाले सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में समझ लेते हैं। अब समझते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण के देखते हैं कि हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। कि इसमें क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा के पत्तियों पर मान लीजिए हमारा यहाँ जो पेड़ हो गया,
इस पेड़ पौधे के जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यह सूर्य के प्रकाश को इस पत्ती में पाए जाने वाले हरित लौह में उपस्थित क्लोरोफिल इस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तथा अवशोषित करके यह पौधे उस सूर्य में उपस्थित सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यह ऊर्जा इस पौधे में पाए जाने वाले जल को दो भागों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रूप में विभक्त कर देते हैं। यानी कि जो हमारा यह पेड़ पौधे जैसे सूर्य के प्रकाश इस पेड़ पौधे के पत्तियों में पड़ता है, तो यह पत्तियों में पड़ने से इसमें पाए जाने वाले हरित लौह में उपस्थित क्लोरोफिल इस सूर्य ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तथा अवशोषित करने के बाद में यह जो सौर ऊर्जा होता है, यह सौर ऊर्जा इसमें यानी कि इस पत्ती में पाए जाने वाले जल को, जो हमारा इस पत्ती में पाए जाने जल को दो भागों में यानी कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। यानी कि हमारे यहाँ पर C6 कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, H12 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा यह जो हमारा ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, यह पत्तियों में स्थित रंध्र यानी कि स्टोमाटा द्वारा इससे फिशन की क्रिया द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाती है। तो देखते हैं लोग परिभाषा से, देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल प्रक्रिया में हरे पौधे सौर ऊर्जा को अवशोषित करे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा जब सूर्य का प्रकाश इन हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है तथा यह ऊर्जा पत्तियों में उपस्थित जल को दो भाग यानी कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विखंडित करता है, जिसमें ऑक्सीजन रंध्र द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से मिलकर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो आई होप कि आप लोग इस प्रकाश संश्लेषण के क्रिया विधि को समझ गए होंगे लोग। अब देखते हैं लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है, इसके बारे में समझते हैं। कि पहले देखते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। कि प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में जल को विभक्त करने में यानी कि प्रकाशिक अपघटन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कि प्रकाशिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जल को विभक्त यानी कि प्रकाशिक अपघटन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश की अभिक्रिया होती है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं रखना है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अपघटन होता है तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन होता है। तो आई होप कि आप लोग इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को भी समझ गए लोग। सो फ्रेंड, इस चैप्टर का पूरा नोट्स तीसरे या चौथे वीडियो में आपको दे दी जाएगी। आप वहां से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को वॉच करने के लिए।